हाय दोस्तों, आज की कहानी है जब रुचिता ने अध्यापक से प्यार का प्रस्ताव रखा तो अध्यापक ने क्या कहा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रुचिता, इसलिए तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं अपने बंगले की वाटिका में एकांत में बैठी डॉक्टर रौनक की इस बात के मर्म को समझने का प्रयास कर रही थी। वह मुझसे प्यार भी करते हैं और विवाह के प्रस्ताव को इनकार भी करते हैं। उन्होंने जिस दृढ़ता से ये शब्द कहे थे, उसके बाद उनके कमरे में बैठे रहने का मेरा साहस समाप्त हो चुका था। मैं कितना मूर्ख हूँ, उनके सामने भावनाओं में बहकर इतना बड़ा प्रस्ताव रख दिया। हालांकि वे मेरे इतने निकट आ चुके थे कि यह प्रस्ताव बड़ा होते हुए भी उतना बड़ा नहीं रह गया था। गत वर्ष के सत्र में मैं उनकी कक्षाओं में कई महीने तक सामान्य छात्रा की भांति ही रहती थी, किंतु जब उन्होंने मेरी रुचियों का जाना तो कॉलेज के उद्यान में पहुंचकर जब वह विभिन्न फूलों को बीच से चीरकर उसकी कायिका प्रक्रिया को बताते तो हम सब विस्मय से नर और मादा फूलों के अंतर को समझने का प्रयास करते। वह शायद मेरी दृष्टता थी कि एक दिन रौनक जी से उद्यान में ही प्रश्न किया था कि क्या गोभी के फूल में भी नर व मादा का अंतर आंका जा सकता है। उन्होंने उस बातें को उस समय अनसुना कर दिया था, किंतु उसी दिन जब कृषि विद्यालय बंद हुआ तो उन्होंने मुझे गेट पर रोक दिया। मैं उनके पीछे पीछे अध्यापक कक्ष में चली गई थी। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाते हुए प्रश्न किया था, क्या तुम्हारे यहाँ गोभी के फूल लगाए जाते हैं? हाँ, हमारे बंगले के चारों ओर लंबी चौड़ी जमीन है। मेरे पिता उसके एक भाग में सब्जियां उगाते हैं, कुछ भाग में गोभी भी लगी है। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? अधिवक्ता है, एडवोकेट। क्या उन्हें फूल पौधे लगाने का शौक है? हमारे यहाँ फूलों के बहुत गमले हैं। एक माली है जो सप्ताह में 2 दिन हमारी फुलवारी को देखने आता है। कहाँ है तुम्हारा बंगला? जॉर्ज टाउन में। पीली कोठी हमारी ही है। मैं तुम्हारी बगिया देखने कभी आऊंगा, अवश्य आइए। उन्होंने स्वयं से मुझे रोका था। उन्होंने स्वयं ही मेरे घर आने की बात कही थी और दूसरे ही दिन आ भी गए थे। उनके आगमन के बाद ही तो मैं उनकी विशिष्ट छात्रा बन गई थी। मैं गत दिनों के संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में सोचती चली जा रही थी। गत वर्ष गर्मी की छुट्टियों में जब वे अपने गांव जाने लगे थे तो बात बात में बताया था कि उनके घर में खेती होती है। बड़े भाई खेती का काम करते हैं। उसके बाद तो वे बिना बुलाए मेरे घर आने लगे। क्या यह मेरे प्रति उनका आकर्षण नहीं था? मैंने अपनी दृष्टि वाटिका के चारों ओर फेरी तो हर फूल और पौधे के विनाश के पीछे डॉक्टर रौनक के योगदान की झलक नजर आई। लॉन में जो मखमली घास उगाई गई थी वह रौनक जी की मंत्रणा का ही फल था। उन्होंने जंगली घास को उखाड़कर नए बीज और उर्वरक के प्रयोग से बेरमुड़ा लगवाई। उन्होंने ही बैडमिंटन कोर्ट के चारों ओर कवरलैंड टर्फ लगवाई। रौनक जी ने जब से रुचि लेनी शुरू की थी, हमारी बगिया में गंधराज गमक उठा, हर श्रृंगार झरने लगा, रजनीगंधा महकने लगी। यह सब उनके प्यार को दर्शाने के लिए क्या पर्याप्त नहीं था? हम अंग्रेजी फूलों के बारे में अधिक नहीं जानते थे। स्वीट पी और एलाइसम की गंध से परिचय उनके द्वारा ही हुआ। केवल 8 महीने से रौनक जी ने हमारे इस रूखे सूखे मैदान का हुलिया बदल कर रख दिया था। मैं अपनी वाटिका के सौंदर्य के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर रौनक को याद करते हुए उनके साथ बीते हुए उन क्षणों को भी याद करने लगी जिन्होंने मेरे अंदर यह भाव जगा दिया था कि डॉक्टर रौनक भी शायद अपने जीवन में मेरे सहचर्य की आकांक्षा रहते हैं। इधर मैं तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई थी। मेरी टूटी फूटी कविताओं की प्रशंसा और कभी कभार रेखा चित्रों की अंशुसा अथवा जल रंगों से निर्मित लैंडस्केप के प्रयास क्या सचमुच उनके हृदय को नहीं छू रहे थे? उन्होंने ही तो कहा था, रुचिता तुम्हारी बहुआयामी
प्रतिभा किसी न किसी रूप में यश के सोपानों को चढ़ते हुए शिखर पर पहुंचेगी। एक दिन बातों बातों में मैंने उनसे यह भी बता दिया था कि मैं इस संपूर्ण बंगले की अकेली उत्तराधिकारी हूँ। फिर भी मेरे प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। क्या मैं कुरूप हूँ? लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। उनके कमरे के फ्लैट में मैं कई बार गई थी। उन्होंने अनेक फूलों की एक मिश्रित वाटिका की पेंटिंग अपने प्रवेश द्वार पर ही लगा रखी थी, जो कि उन्हीं की बनाई हुई थी। यह बात उन्होंने जानबूझकर मुझे बताई थी। आखिर इस बात का क्या अभिप्राय था? मेरी वाह वाह पर मुस्कुराए थे और मेरी परख की प्रशंसा में उन्होंने मेरे मस्तक पर एक चुम्बन दिया था और मैं बाहर से अंदर तक झंकृत हो उठी थी। उस दिन एकांत के क्षणों में जो प्रस्ताव मैंने उनके सामने रख दिया था, शायद उस चुम्बन द्वारा ही प्रेरित था। उन्हें मेरा प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं करना चाहिए था, किंतु उन्होंने तो मुझसे आंखें बचा कर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मुझे रौनक जी की बात से एक झटका सा लगा था। मैंने कृषि विद्यालय जाना छोड़ दिया था और अंदर ही अंदर मुरझाने लगी थी। सप्ताह में एक बार अवश्य ही आने वाले रौनक जी जब 16 दिनों तक नहीं आए तो मैं बीते दिनों की संपूर्ण घटनाओं का निरूपण करने के बाद सोचने लगी, मुझसे कौन सी भूल हुई? रौनक जी नाराज हो गए क्या? लेकिन क्यों? आज ठीक 16 दिनों बाद अचानक संध्या समय रौनक जी पधारे। मैं बाहर के कमरे में अकेली ही बैठी थी। मैंने तिरछी दृष्टि से उन्हें देखा और एक मुस्कान बिखेर कर स्वागत किया। क्या आप बिल्कुल अकेली हो? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ बाबूजी, वह अभी कोर्ट से नहीं आए, शायद किसी के यहाँ रुक गए हैं। और अम्मी जी, वह पड़ोस में गई हैं। आप कहाँ रहे इतने दिन? मैं तो मात्र एक सप्ताह के लिए अपने गांव गया था। तुमने विद्यालय जाना क्यों छोड़ दिया? पिछले सोमवार से तुम मुझे अपनी क्लास में दिखाई नहीं दी। तुम्हारी सहेली सुरभि से पूछने पर ज्ञात हुआ कि तुम कई दिनों से विद्यालय नहीं जा रही हो, शायद जब से मैं छुट्टी पर गया। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो? वह हौले से बोले, सच बताऊं, मैं तो डर से मुरझा गई हूँ। कोई उल्लास ही नहीं रह गया। आपने उस दिन इतना रूखा उत्तर दिया कि रूखा उत्तर नहीं, गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होने चाहिए वही यदि रहे तो। आप इतने तकियानुसी हैं। आज के युग में दुनिया में जाने क्या क्या होता है, किंतु मैं जिसे जीवन की सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ उसे धोखा नहीं दे सकता। धोखा? कैसा धोखा? तुम शायद अभी तक भ्रम में थी कि मैं कुंवारा हूँ, लेकिन मैं विवाहित हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। अभी दूसरे बच्चे के जन्म पर ही गांव गया था। यह बात सुनकर मेरी गर्दन झुक गई, किंतु साहस बटोर कर प्रश्न कर बैठी, यह कोई गढ़ी हुई कहानी तो नहीं? रौनक जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं अपने गांव से उखड़कर शहर में रहना नहीं चाहता। यहाँ छोटा सा फ्लैट है जो मेरे लिए पर्याप्त है। पौधे के शौक में जिस विपुलता से अपने गांव में पूरा कर लेता हूँ, यहाँ 5,000 रुपए मासिक पर भी वैसी जमीन नहीं मिल सकती। उनके इस उत्तर के बाद कुछ देर को सन्नाटा छा गया। मैं समझ ही ना सकी कि अब क्या बोलूं। रौनक जी कुछ समय तक मेरी मुख मुद्रा को पढ़ते रहे, फिर बोले, मेरे गांव का विकास हो गया है। नहर आ गई है, अस्पताल है, समाज कल्याण कार्यालय है, बच्चों को इंटर तक पढ़ने के लिए कॉलेज है, एक पक्की सड़क है। मैं अपने घर परिवार को गांव से उखाड़कर शहर में रोपना नहीं चाहता। यह सब सुनकर मैं थोड़ी देर को चुप हो गई, किंतु फिर धीरे से बोली, आपने जिस अनौपचारिक रूप से मेरे घर आना शुरू कर दिया था, मैंने उसे आपका आकर्षण मान लिया था। मेरी बात सुनकर रौनक जी ने कहा, हाँ, मैं यह भूल गया था कि तुम ऐसा भी सोच सकती हो। दरअसल तुम्हारे यहाँ निरंतर आने का कारण तो तुम्हारे बंगले से जुड़ा हुआ यह मैदान है, जो अब एक सुंदर वाटिका में बदल गया है। यहाँ मैं अपनी योजनाओं का प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकता था।
मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम विवाह का प्रस्ताव भी। मैं एक बार फिर चुप हो गई। पूर्व उसके कि मैं फिर कोई प्रश्न करती। रौनक जी वहां से अचानक लौट पड़े। रौनक के मस्तिष्क में रुचिता के प्रस्ताव की बात घुमड़ती रही और उन्हें अपने उस चुम्बन की बात याद आई जो उन्होंने रुचिता के मस्तक पर दिया था। शायद उस चुम्बन ने ही प्रेरित कर दिया था कि वह ऐसा प्रस्ताव रख गई थी। उसे पता नहीं मस्तक के चुम्बनों में और कपोलों अथवा होठों के चुम्बन में क्या अंतर होता है। काश वह भारतीय परंपराओं से अवगत होती।